नमस्कार। कक्षा 9 की पुस्तक भूगोल की पुस्तक है समकालीन भारत 1 का अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। भाग 2 इसका हम करेंगे। भाग 1 हम कर चुके हैं जिसमें हमने बताया आपको कि भारत की जो भौतिक आकृतियां हैं उनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल है और उसके बाद पठार है और द्वीप समूह। इस तरह से हम उनको 6 भागों में बांटते थे। तो 2 भाग हम पहले 2 जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तर का विशाल मैदान हम भाग 1 में कर चुके हैं। भाग 2 में हम आज तीसरा पार्ट इसका करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार ये एक नया शब्द है आपके लिए। प्रायद्वीपीय भी एक नया शब्द है, पठार भी एक नया शब्द है। तो जो बच्चे 9th में हैं वो इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक थोड़े से मुश्किल शब्द होते हैं जिनको बच्चे समझ नहीं पाते हैं और फिर आगे जाकर भी वो उनकी समझ में नहीं आता है। तो कोशिश करें कि इस जो वीडियो है इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि ये आपकी अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आपके दिमाग में जो प्रश्न है उनका भी आपको हल मिल सके। तो प्रायद्वीपीय पठार आज हम करेंगे। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। प्रायद्वीप क्या होता है? भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से और एक तरफ से जमीन से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आपको बाद में चित्र भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ध्यान से इसको अच्छी प्रकार से अंडरलाइन कर लीजिए। भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से और एक तरफ से जमीन से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब जरा चित्र देखिए तो ये अगर आप देखें, ये 3 तरफ से जो, अगर हम एक तरफ ये हो गई, एक तरफ निचले वाली हो गई और एक तरफ ये हो गई, तो ऐसी जो आकृति होती है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर जो है भारत का अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है और ऊपर से ये सारा का सारा जमीन से घिरा हुआ है। तो ऐसी जो आकृति होती है इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जो 3 तरफ से समुद्र से और एक तरफ से जमीन से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब ये भी ऊपर से ली गई आकृति है भारत की, अगर आप देख रहे हैं ऊपर से दिखाया हुआ ये भारत का नक्शा है। तो ये प्रायद्वीप है जो इस तरह से समुद्र में से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से, ऊपर से जमीन से घिरा हुआ है। पठार किसे कहते हैं? क्योंकि प्रायद्वीप पठार 2 शब्द आए थे, तो पठार भी सुन लीजिए क्या है। जमीन का वह हिस्सा जो अपनी आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा, जमीन का वह हिस्सा जो अपनी आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और समतल हो उसे पठार कहते हैं। समझ रहे होंगे, जो जमीन से थोड़ा सा पर्याप्त मतलब उसका मतलब काफी उठा, लेकिन पर्वत नहीं होता है। पर्वत एक अलग प्रकार की चीज होती है, क्योंकि जब पर्वत होता है वो सीधा ऊपर बढ़ता है, उसकी चोटी होती है, लेकिन पठार की जो है वो चोटी नहीं होती है। जमीन का वह हिस्सा जो अपनी आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा जिसका ऊपरी भाग, ध्यान से सुन लीजिए, चोट जो पर्वत होता है, जो पहाड़ होता है, उसका ऊपरी भाग समतल नहीं होता है, वो उसकी चोटी होती है, शिखर होता है, जिसको हम कहते हैं त्रिभुज के आकार की वो आकृति होती है। अपनी आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और समतल हो, चौड़ा भी हो और समतल भी हो, उसे पठार कहते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं आकृति तो देखिए ये समुद्र है, अगर हम इसको देखें कि ये जमीन है तो ये ऊपर उठा हुआ है और इस प्रकार ऊपर से सारा का सारा समतल है, ना कि चोटी की तरह है। तो ऐसी जो आकृति होती है उसको हम, या सिंपल सा अगर आप समझने की कोशिश करें कि मेज अगर हम जमीन पे रखें तो वो जो उसका ऊपर उठा हुआ भाग है तो उसको हम पठार कहेंगे। जो टेबल रखा है उसको हम पठार कहेंगे। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों की। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। जो उत्तरी मैदान था, जो हमने आपको पहले चित्र दिखा चुके हैं, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। यह एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने के कारण बना है। इसको हम गोंडवाना भूमि जो है आपको अगले वाली स्लाइड्स में बताएंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। उत्तरी मैदान के दक्षिण, जो उत्तरी मैदान हमने भाग 1 में आपको बताया है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है।
यह एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित, ये आप चट्टानें समझ गए होंगे, आपने 8वीं में पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आपको दोबारा फिर पढ़ाएंगे इनको। जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, यह गोंडवाना भूमि के टूटने के कारण बना था। यह भारत का सबसे पुराना भाग है जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। गोंडवाना भूमि क्या थी, अब ये जानना जरूरी है कि गोंडवाना, इसमें एक शब्द आया है, ये गोंडवाना भूमि क्या थी। ध्यान से सुनना ताकि आपकी ये चीज समझ में आ सके। वर्तमान समय में महाद्वीपों की स्थिति, अगर वर्तमान समय में आप देखें तो हमारे जो मानचित्र है वो इस प्रकार के महाद्वीप हमारे बने हुए हैं, पूरा का पूरा, बाकी सारा का सारा पानी है। तो ये उत्तरी अमेरिका है जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, और ये सारा का सारा जिसको आप देख रहे हैं ये हमारा, इसमें भारत एशिया में आता है, ये एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से वर्तमान समय में जो महाद्वीपों की स्थिति है वो ये है, लेकिन ये शुरू में नहीं थी। जब दुनिया बनी तो उस समय ये स्थिति नहीं थी, महाद्वीप कुछ अलग प्रकार की आकृति बनाते थे। आज से 55 करोड़ साल पहले, बहुत पुरानी बात है, 55 करोड़ साल पहले, 55,000 नहीं बल्कि 55 करोड़ साल पहले सभी महाद्वीप आपस में मिले। जिस प्रकार से अगर आप देखें कि वर्तमान समय में सभी अलग अलग हैं, अफ्रीका भी अलग है, एशिया और यूरोप थोड़े से मिले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया अलग है, तो आज अलग अलग हैं, लेकिन आज से 55 करोड़ साल पहले सभी महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। इस आपस में जुड़े भाग को पेंजिया कहा जाता, तो जो सारे के सारे जुड़े हुए थे आपस में, आगे आपको चित्र दिखाएंगे हम, तब आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो महाद्वीप जब आपस में जुड़े हुए थे, 55 करोड़ साल पहले की बात हम कर रहे हैं, तो आपस में जुड़े भाग को पेंजिया कहा जाता था। इस पेंजिया के उत्तरी भाग को लोरेशिया कहा जाता था तथा दक्षिण भाग को गोंडवाना कहा जाता था। थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा, तभी हमने ऊपर जो बताया था कि ये गोंडवाना द्वीप से टूटकर बना है। तो सारे के सारे जो महाद्वीप थे जो आज आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, वो काफी करोड़ों साल पहले आपस में जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था। और इस पेंजिया के उत्तरी भाग को, जो उसका ऊपर वाला भाग था, उसको लोरेशिया कहा जाता था तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहा जाता था। अगले चित्र में देखो, ये सारे के सारे महाद्वीप, ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरेशिया है, ये इंडिया इस प्रकार से बना हुआ है, और ये गोंडवाना है सारा का सारा जिसको आप देख रहे हैं। तो इसके ये सारा का सारा उस समय सारे के सारे जो वो आपस में जुड़े हुए थे, तो उसका उत्तरी भाग था, जो अगर हम ये मानकर चले कि ये जो, अगर हम ये कहें कि ये पृथ्वी है, तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा था उसको लोरेशिया कहते थे, और निचले वाले हिस्से को गोंडवाना कहा जाता था। इस तरह से ये आज से करोड़ों साल पहले की बात है कि आपस में सारे के सारे महाद्वीप जुड़े हुए, तो जिनको पूरे के पूरे भाग को इसको पेंजिया कहा जाता था। और इसका जो उत्तरी वाला भाग था, ऊपर वाला भाग तो उसको लोरेशिया कहते थे, और निचले वाले भाग को गोंडवाना कहा जाता था, गोंडवाना भूमि कहा जाता था। ये भी वही है, यूरेशिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है। तो इस प्रकार जो उत्तरी वाला, और ये जो आप देख रहे हैं, देखो अगर आप देखें, क्योंकि इसका भी आगे रोल आएगा, ये टैथीस सी था, टैथीस जहाँ पर आजकल हम कहते हैं कि हिमालय पर्वत बना हुआ है, तो ये टैथीस सी था, समुद्र था, ये पेंजिया है। उसके बाद ये भी फिर वही चित्र आप देख रहे हैं दोबारा, फिर अगर आप देख रहे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, गोंडवाना है। जो निचले वाला हिस्सा था, जो दक्षिण वाला था, उसको गोंडवाना कहते थे, और ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको लोरेशिया कहते थे। 150 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया हैड स्प्लिट इनटू 2 कॉन्टिनेंट्स, लोरेशिया एंड गोंडवाना। उसके बाद क्या हुआ, जो पेंजिया था सारा का सारा था वो 2 भागों में टूट गया, ऊपर वाला लोरेशिया बन गया, फिर 150 पहले हम उसकी बात कर रहे हैं, और निचले वाला हिस्सा गोंडवाना बन गया। गोंडवाना भूमि में भारत और उसके पास के देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका आते थे। गोंडवाना भूमि में, यानी कि जो हमारे जिसमें हम आते हैं, गोंडवाना भूमि में भारत और उसके पास के देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका आते थे। दोबारा फिर अगर आप देखें तो स्पष्ट आपको हो जाएगा। तो ये जो है ये गोंडवाना है, इसमें देखो अफ्रीका है, इंडिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण अमेरिका, ये हमारे वाले में आते थे। लोरेशिया वाले में यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका आते थे।
जबकि लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप आते थे। दोबारा फिर हम आपको दिखा रहे हैं, एशिया जिसको हम कहते हैं और उत्तरी अमेरिका वो लॉरेशिया वाले हिस्से में आते थे। लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि के बीच में टैथीज नाम का सागर था। दोबारा फिर अगर आप देखें तो ये जो इन दोनों के बीच में था, ये टैथीज नाम का एक सागर था, जहां पर आजकल हिमालय पर्वत बन गया है। तो दोनों के बीच में टैथीज नाम का सागर था। दोबारा फिर दिखा रखा है इसमें। तो इसके बाद जो है फिर ये सारा के सारे टूट के अलग हो गए। एशिया बन गया, कहीं अफ्रीका बन गया, ये यूरोप बन गया, और ये उत्तरी अमेरिका बन गया, दक्षिण अमेरिका बन गया, ये ऑस्ट्रेलिया बन गया। हमारे वाला जो हिस्सा है वो टूटकर आज इस तरह से बन गया है। पहले हम गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। इस प्रकार से वर्तमान समय में जो महाद्वीपों की स्थिति है, जो चित्र में आप देख रहे हैं, वो अब ये है, लेकिन करोड़ों साल पहले की स्थिति नहीं थी। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जिसको आप जान चुके होंगे, तो उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मध्य उच्च भूमि। पहला है मध्य उच्च भूमि। क्या है, जरा जान लेते हैं। मध्य उच्च भूमि विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित, आपको आगे क्लियर पहले सुन लीजिए इस बात को, फिर आपको चित्र में दिखाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। एक बार दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा उत्तर में गंगा के मैदान से घिरा है। मध्य उच्च भूमि को भी आगे अनेक पठारों में बांटा गया है। विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो उसका उत्तरी भाग है, उसको हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं अरावली, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये जो है, ये इसको हम मध्य उच्च भूमि का इलाका कहते हैं। ये सारा का सारा ये प्रायद्वीपीय पठार है। लेकिन अरावली से जो ये है, यहाँ से, क्योंकि ये सारा का सारा भूस्थल है, और यहाँ से जो शुरू होता है, ये सारा का सारा जो इसको मध्य उच्च भूमि कहते हैं। ये पूरे के पूरे इस क्षेत्र को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। दोबारा इसमें के लिए आपको दिखा रखा है कि अगर आप देख रहे हैं, ये देखो हमने उसको बांट दिया है। ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये वाला जहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी आती है, इसको हम, इस वाले इलाके को हम क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूमि कहते हैं। इसको हम, ये आपको लिख दिया हुआ है मध्य उच्च भूमि, और ये आप इसका रंग देख रहे हैं, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य उच्च भूमि के पश्चिम भाग को मालवा का पठार कहते हैं। अब इसको अलग अलग पठारों के नाम से, क्योंकि इसको भी अलग अलग पठारों के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो मध्य उच्च भूमि का जो पश्चिम भाग है, उसको हम मालवा का पठार कहते हैं। ये अगर आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा मध्य उच्च भूमि है, तो ये मालवा का पठार है। ये अगर आप देख रहे हैं, इतने वाले हिस्से को, इस मध्य उच्च भूमि के जो उसका पश्चिम वाला भाग है, उसको हम मालवा का पठार हम कहते हैं। अगर आप यहाँ और क्लियर हो जाएगा, ये हम इसको मध्य उच्च भूमि हम कहेंगे यहाँ तक। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, ये इसको हम, इतने बड़े इलाके को, इतने बड़े क्षेत्र को हम मालवा का पठार कहेंगे। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी भाग को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। दोबारा फिर जो इधर वाला हिस्सा है, पूर्वी वाला, इसको हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, इतने बड़े क्षेत्र को। और मध्य उच्च भूमि के पश्चिम भाग तथा पूर्वी भाग के बीच में बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार पाया जाता है। और इन दोनों के बीच में जो ये है मालवा के पठार और छोटा नागपुर के पठार में, इसको हम बुंदेलखंड, ये ऊपर वाला जो है इसको हम बुंदेलखंड कहते हैं, और इसको निचले वाले को बघेलखंड का पठार कहते हैं। तो ये जो सारा का सारा क्षेत्र है, इसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अब इसको भी हमने कई भागों में बांट रखा है। पश्चिम वाले को मालवा का पठार कहते हैं, पूर्व वाले को, जो इधर पूर्व है, इसको हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो है ऊपर वाला जो है, उसको बुंदेलखंड का पठार कहते हैं, और इसको जो निचले वाला है, उसको हम बघेलखंड कहते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, बिल्कुल अच्छी प्रकार से आप इसको समझ भी गए होंगे। उसके बाद है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है, अब जरा इसको समझते हैं। दक्कन के पठार का विस्तार उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे तक है।
दक्कन के पठार का विस्तार उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे, जो बिल्कुल जहां पर समुद्र लगा हुआ है, जहां पर हमारा भाग खत्म होता है, दक्षिण सिरे तक है। यह पश्चिम में पश्चिम घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती, जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। ध्यान से इसमें 2-3 बातें स्पष्ट हुई हैं कि दक्कन का पठार क्या है, उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे तक फैला हुआ है। ये पश्चिम और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं जो विंध्य पर्वत से नीचे शुरू होता है, क्योंकि ये तो मध्य उच्च भूमि है। इसके बाद ये जो सारे के सारा जो क्षेत्र है वो जो नीचे तक यहाँ तक फैला हुआ है, बिल्कुल इसकी चोटी तक या इसकी पूंछ तक फैला हुआ, इस सारे के सारे को हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन का पठार, तो अगर हम देखें ये उत्तरी दक्कन है, ये पूर्वी दक्कन है और ये दक्षिण दक्कन है। उसके बाद हमने बताया था कि ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा, तो इनको हम घाट कहते हैं। ये देखो आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, और ये जो है ये हम इसको पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये इससे घिरा हुआ है। पश्चिमी पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, इस घाट का मतलब है जो समुद्र के बिल्कुल पास होता है, तो उसको हम घाट कहते हैं, तो ऊंचाई बढ़ती जाती है। ये दोबारा फिर आपको दिखा रहा है, दक्कन का पठार है सारा का सारा, ये आप देख रहे हैं नीचे, ये पश्चिमी घाट है, ये वाला जो जिसको आप हरा हरा सा थोड़ा सा देख रहे हैं, ये घाट इसको हम कहते हैं। ये यहाँ तक है, इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, और इधर ये जो शुरू होता है इसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो दक्कन का पठार है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, वैसे तो भारत अगर उत्तर में देखें तो हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत है, लेकिन छोटी छोटी जो पर्वत पहाड़ियां हैं वो दक्षिण में भी पाई जाती हैं। तो प्रायद्वीप, क्योंकि प्रायद्वीप भी समुद्र से ऊंचा उठा हुआ है, और जैसे अभी हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तो ऊंची प्रायद्वीप की अगर सबसे ऊंची चोटी देखें तो वो अन्नामलाई है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसमें आप देख रहे हैं, दोबारा फिर क्लियर करके हम आपको दिखा दें, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो घाट है यहाँ पर ये थोड़ा ऊंचा है और यहाँ पर भी चोटियाँ बनी हुई है। तो जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है, ये आप देख रहे हैं, अन्नामलाई कह दीजिए या फिर अन्नाईमुड़ी कह लीजिए। ये आ जाता है कई बार आपके मानचित्र में कि अन्नाईमुड़ी कहाँ पर है। अन्नाईमुड़ी जो पर्वत चोटी है वो यहाँ पर आप उसको दिखाएंगे, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई। तो ये पश्चिम में जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है, ध्यान रखना है, आपने याद भी रखना है। भारतीय प्रायद्वीप की पूर्व की ओर, ये पश्चिम की ओर थी, पूर्व की ओर सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ये भी कई बार पेपर में आ जाता है कि महेंद्रगिरी कहाँ है, तो आपने ये पूर्वी घाट है जिसको आप देख रहे हैं, और इसमें जो है जो सबसे ऊंची चोटी अगर पूर्वी घाट की ओर माना जाए तो वो महेंद्रगिरी है, और महेंद्रगिरी आप यहाँ पर आप उसको दिखाएंगे। दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिम भाग लावा से बना है। दक्कन के पठार का, जो दक्कन का पठार जिसको हम कहते हैं, इसका जो उत्तर पश्चिम भाग लावा से बना है, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। जो हम उत्तर पश्चिम वाले भाग की बात कर रहे हैं, इस इधर वाले पश्चिम वाला भाग ये है, और ये साथ में उत्तर वाला, दक्षिण वाला नहीं, उत्तर और पश्चिम ये वाला जो भाग है, ये वाला उत्तर का, जिसको हम उत्तर का पठार कहते हैं। तो दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिम भाग लावा से बना है, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। यह ट्रैप पूरे महाराष्ट्र तथा गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ भागों तक फैला हुआ है। उसके बाद आ गई 5वें नंबर पर तटीय मैदान। अब क्योंकि समुद्र के जो तट है, समुद्र का जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको,
तट जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ जो मैदान है, वहाँ जो एक समतल इलाका हो तो उसको हम तटीय मैदान कहते हैं। दक्कन का पठार दोनों ओर से तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल राज्यों तक विस्तृत है। दोनों तरफ से तटीय मैदानों से बिल्कुल समतल मैदान से घिरा हुआ है। पश्चिम जो तटीय मैदान है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल राज्यों तक विस्तृत है। पश्चिम तटीय मैदान उत्तर में अधिक चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाने पर यह संकरा मतलब पतला होता जाता है। अगर आप ये देख रहे हैं, ये तटीय मैदान है, तो ये इसको हम कहेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, और ये नीचे तक चले जाओ आप कर्नाटक, केरल तक फैला हुआ है। तो पश्चिम में हम कह रहे थे उत्तर में अधिक चौड़ा है, जैसे जैसे हम इधर जाते हैं ये पतला होता जाता है, संकरा होता जाता है। महाराष्ट्र के तटीय मैदान को, जो महाराष्ट्र पूरा महाराष्ट्र में आता है, वहाँ जो तट लगता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कोंकण तट कहा जाता है। ये याद रखना है, कोंकण तट कौन से वाले इलाके को हम कहते हैं। तो जितना बड़ा महाराष्ट्र के साथ लगता है, ये वाला जो इलाका है जो महाराष्ट्र के साथ लगता है, क्योंकि नीचे और स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो इलाका लगता है महाराष्ट्र के साथ, इसको हम कोंकण तट कहते हैं, जो समुद्र के साथ लगता है। महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कोंकण तट कहा जाता है तथा केरल के तटीय मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। अब जो केरल वाला है, जो केरल के साथ यहाँ लगता है, इसको हम मालाबार तट, हम नाम रखे हुए हैं ताकि उनको हम आसानी से पहचान सकें। तो महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कोंकण तट कहा जाता है तथा केरल के तटीय मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। पूर्वी, जो पूर्व वाला है, उधर पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। जो पूर्वी तटीय जो है, जो समुद्र के पास का, जो समुद्र के तट के पास लगता है, तो वो जो पूर्वी तट है वो पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा और समतल भी ज़्यादा है। इस तट के उत्तरी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है तथा दक्षिण में तमिलनाडु के सहारे फैले तटीय मैदान को कोरोमंडल कहा जाता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस तट के उत्तरी तटीय मैदान जो उत्तर की तरफ है, उत्तरी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है। नाम रखे हुए हैं, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे, अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है, उसके जो उत्तरी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है तथा दक्षिण में तमिलनाडु के सहारे, जो पूरा तमिलनाडु है उसके सहारे जो तटीय मैदान है, उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। और छठा है हमारे पास द्वीप समूह। अब ये द्वीप समूह क्या होते हैं, इनको भी जान लेते हैं। केरल के पश्चिम में स्थित अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। बाद में इनको आपको बिल्कुल एक मानचित्र में दिखाएंगे। तो केरल के पश्चिम यानी कि समुद्र में, खासकर आपने याद रखना, केरल के पश्चिम में जो एकदम से लगता है वो समुद्र स्टार्ट हो जाता है। केरल के पश्चिम में स्थित अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें लक्षद्वीप कहा जाता है। केरल के पश्चिम में स्थित अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें लक्षद्वीप कहा जाता है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। ये द्वीप आकार में बड़े हैं तथा संख्या में भी अधिक है। मानचित्र में आपको दिखाते हैं। ये जो है इधर वाला जो है, क्योंकि सारा का सारा समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये जो समुद्र है इसको हम अरब सागर कहते हैं, जो भारत के पश्चिम में है, और पूर्व वाले को बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और जो नीचे वाले को हिंद महासागर कहते हैं। तो यहाँ पर केरल है, ये वाला अगर आप केरल, तो केरल का जो पश्चिम है वो ये है, और ये जो समुद्र में छोटे छोटे से आप बिंदु देख रहे हैं, इनको हम लक्षद्वीप कहते हैं। और इसी प्रकार ये बंगाल की खाड़ी है सारी की सारी, और इसमें जो आप ये देखते हैं छोटे छोटे द्वीप समूह देख रहे हैं या बिंदु देख रहे हैं, इनको हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत की ये भू आकृतियाँ थी, अलग अलग आकृतियाँ थी, जिनके बारे में आज आपने जाना। नमस्कार।